दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारत के प्रधानमंत्री आज पटना में थे, पटना में हैं, कल भी रहेंगे और 2 दिनों का ये पटना प्रवास उनका काफी महत्वपूर्ण है, खबरों में है। वैसे वो अन्य प्रदेशों में भी गए थे, बंगाल में भी थे, अलीपुर द्वार आज थे। लेकिन पटना में आने का मतलब यह है कि बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं और शुरुआत उन्होंने बहुत पहले कर दी है। अपोजिशन ने भी, बड़े नेताओं ने इतनी शुरुआत नहीं की है जितनी भारत के प्रधानमंत्री ने कर दी है। कुछ ही दिन पहले वो पटना में थे और आज तो बकायदा रोड शो किया है। टर्मिनल का उद्घाटन भी किया है, नए टर्मिनल का पटना एयरपोर्ट पर। बिहटा में भी एक नया एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसमें भी उनकी उपस्थिति रहेगी। दोस्तों, पटना का ये जो कार्यक्रम है, यह ऐसे दौर में आयोजित हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक राजनीतिक अभियान भी चला रही है और उसे छुपा नहीं रही है। उसे वो सीधे सबके सामने भारत की सेना का जो एक कार्यक्रम है, एक राष्ट्रीय सैन्य जो कार्यक्रम है, ऑपरेशन है, उसका नाम लेकर बाकायदा सोशियो पॉलिटिकल एक एजेंडा भी सामने ला रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में पार्टी के कार्यकर्ता या सरकारी लोग जो भी हो, अब तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन लोग जाएंगे, वो सिंदूर बांटेंगे, महिलाओं के बीच में सिंदूर बांटेंगे। सिंदूरदानी भी बांटने की बात उत्तर प्रदेश में चल रही है। बहरहाल हम आज बिहार के बारे में, बिहार में जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का आज का, हम उसके बारे में बात करेंगे और कल के बारे में भी बात करेंगे कि कल विक्रमगंज में जो एक बड़ी रैली की बात चल रही है प्रधानमंत्री के, उसके आयोजन का अनाउंसमेंट पहले से है। हम इन चीजों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनीस अंकुर हैं, बिहार के जाने माने संस्कृत कर्मी, लेखक और पत्रकार। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सन्नी कुमार। सन्नी कुमार एक युवा रिपोर्टर हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं द इंटरव्यू के नाम से। तो सन्नी, आपका और अनीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सन्नी, हमने पत्रकारिता की शुरुआत एक रिपोर्टर के रूप में की थी नवभारत टाइम्स से, तो हम यंग रिपोर्टर्स को काफी सम्मान देते हैं, काफी इज्जत देते हैं। तो आपसे शुरुआत कर रहे हैं कि आप पहले हम दोनों लोगों को बताइए कि आपने पटना में आज क्या देखा, प्रधानमंत्री जी के रोड शो के बारे में आप जरूर बताइए। हाँ, तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुँचे, तो उनका जो पटना एयरपोर्ट पर जो कार्यक्रम था, जो नया टर्मिनल भवन बन करके तैयार था, उसका उद्घाटन किया गया। लगभग वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा एयरपोर्ट नया बनने वाला है, उसका शिलान्यास जो है वो वर्चुअल तरीके से किया गया और उसके बाद उनका जो रोड शो है वो पटना एयरपोर्ट से जो है वो शेखपुरा मोड़ होते हुए, हड़ताली चौक होते हुए, पार्टी कार्यालय जहाँ पर इनकम टैक्स है, जो वीरचंद पटेल रोड है, वहाँ पर उनका ये पहुँचा। लगभग 6 किलोमीटर का शो था। लगभग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है वो 72 मिनट लगभग जो है वो लग गए, लगभग जो है 72 मिनट उनको लग गए और ये रोड शो काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो बहुत उत्साहित नहीं लगा। पहली बार ऐसा लगा कि जो भाजपा का जो रैली है या कार्यक्रम है, उसमें लोग इतना उत्साहित नहीं थे। हमने तो कार्यक्रम आधा घंटा पहले तक भाजपा कार्यालय का भाजपा कार्यालय के सामने से कवर किया। बहुत गिने-चुने लोग थे, कुछ लोग जो हैं वो वैशाली से महिलाएँ आई हुई थी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो राशन-उशन देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या अच्छा काम करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि महँगाई बढ़ गई है लेकिन जो राशन मिलता है उससे काफ़ी राहत है। तो लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो उत्साह नरेंद्र मोदी के रोड शो में होता है या रैली वगैरह में होता है या भाजपा की जो व्यवस्था होती है वो थोड़ा कहीं न कहीं इस बार फीका नज़र आया।
तो ये आपको जो फीकापन नजर आया वो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ का फीकापन था या आम जनता में फीकापन था या उनमें एक उत्सुकता कम थी, इंटरेस्ट कम था, क्या आपको दिखा? देखिए ये चुनावी साल है तो हर एक लोग को तो जो भी विधानसभा के नए उम्मीदवार होते हैं वो अपना ताकत दिखाते हैं इन रैलियों के जरिए। वो बड़ी-बड़ी बसों को बुक करते हैं और आज भी बसें बुक थी। यहाँ देखा गया कि जो चाणक्य होटल है 8 किलो के पास बसें लगी हुई थी। बसों में कैंडिडेट का नाम था, कौन कहाँ से उम्मीदवार है, तो उन लोगों ने पूरी कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही कि जब वो पटना आते हैं, तो पटना का जो खास करके जो इलाका है वो लोकल जो लोग हैं, वो भी बड़ी उत्साह के साथ इनके कार्यक्रम में जो है, वो शामिल होते हैं। वो उत्साह इस बार नज़र नहीं आया। बीते रैलियों में ये उत्साह नज़र आता है, रोड पर जो सड़क पर महिलाएँ जा रही हैं, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर रुक गईं या मोदी, मोदी का नारा लगता था या एक तरह से कहा जाए तो खुद से बिना बुलाए हुए लोग पहुँच जाते थे। तो कहीं न कहीं इस बार ये चीज़ देखने को नहीं मिली। एनआरआई संघ का हर जगह जो है वो बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था। उनके मंच बनाए गए थे 3-3 और उसके अलावा भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं का मंच बना हुआ था। सब लोग ने उनका अभिवादन किया और शायद यही कारण है कि उनको भी उत्साह महसूस नहीं हुआ। तो 2 दिन पहले जहाँ वो गुजरात में ओपन जीप पर रोड शो कर रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार बाहर तक नहीं निकले। नहीं तो वो क्या करते हैं कि जो दरवाज़ा है कम से कम वहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो अंदर ही गाड़ी में बैठे रहे, रेंज रोवर उनका गाड़ी था, वो बैठे रहे, वहीं से उन्होंने अभिवादन किया लोगों का। वो खुले जीप पे नहीं थे या बाहर निकल कर के एक दरवाज़ा जो है वो खोल कर के हाथ-वूथ हिलाना, ये कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो एक जानकारी हमने सोशल मीडिया पर देखी, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि वहां पे क्या कटआउट वगैरह भी लगे थे टैंक के या जेट, आई मीन फाइटर प्लेन के, या मिसाइल्स या बम या गोले, जो अभी ऑपरेशन आई मीन सिंदूर के तहत जो दागे गए थे हमारी ओर से, और इस कॉन्फ्लिक्ट जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें इस्तेमाल किए गए, तो उसका एक प्रतिरूप बनाकर क्या सड़कों पर या चौराहों पर इस तरह के कटआउट भी लगे थे? एक पत्रकार होने के नाते जब हम लोग भी इसको देखें कि वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का जो है वो कटआउट बनाया गया, टैंक का कटआउट बनाया गया, उसके अलावा दोनों तरफ इंडियन आर्मी के जो जवान होते हैं उसका कटअप बनाया गया और बीच में नरेंद्र मोदी जी का एक फ़ोटो लगाया गया। तो ये देखना थोड़ा असहज था, अजीब था, लेकिन भाजपा शायद इसको बहुत भुनाने की कोशिश कर रही क्योंकि उनका जो पार्टी कार्यालय है, उसके बाहर में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर, आप सिंदूर मिटाइएगा, हम उनको मिटा देंगे। उनका जो सबसे बड़ा बैनर रहता है भाजपा कार्यालय के बाहर, तो वो पूरी तरह से वो लगे हुए थे और जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी जो है कटअप बना करके जो है सड़कों पर हाथ में लिया हुआ था। तो ये थोड़ा देखना अजीब था लेकिन ये सब बातें थी। हमने तो बाकायदा उसका विज़ुअल वगैरह भी बनाया है। सनी, आप हमारे साथ अगर जुड़े रहें तो अच्छी बात है। थोड़ी देर हम अनीस जी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बिहार में जो ये प्रधानमंत्री जी का रोड शो आज हुआ, और संभवतः कल वो बिहार के ही एक इलाके में रैली करने जा रहे हैं, जैसी हम लोगों को सूचना है यहाँ दिल्ली में, संभवतः काराकाट या विक्रमगंज, जो काराकाट जो क्षेत्र है और विक्रमगंज। विक्रमगंज जो, जी जी, तो क्या इसको माना जाए ये ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके राजनीतिक इस्तेमाल या चुनावी इस्तेमाल की भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है? क्या आपको ऐसा लगता है, या फिलहाल केवल ये अभी हाल में चूंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका एक जस्ट एक रिफ्लेक्शन है? उर्मिलेश जी, जैसा आपने ये बताया कि अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, फिर सीज फायर हुआ, अमेरिका की भूमिका हुई, तो इसने अब तक भाजपा का जो अपना नैरेटिव था, उस नैरेटिव पर बहुत तरह के सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका ने, तृतीय देश ने क्यों उसमें हस्तक्षेप किया, आनन फानन में सीज फायर क्यों किया गया। तो एक भाजपा, इससे पहले पुलवामा या दूसरी जगहों पर भाजपा का नैरेटिव भी एकमात्र नैरेटिव रहा करता था, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते। अब उसमें कई जगह झोल है, छेद है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए
भाजपा में ये इतनी छटपटाहट और बेचैनी है कि वो इस मसले को, इस मौके को चूका ना जाए, जैसा कि उन्होंने पुलवामा का किया। अब आप देखिए वो बिहार में, जैसा कि सन्नी ने बताया, कि एक बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स रहा हम लोगों का। जितना हाइप बनाया गया था, जितना एक बढ़ चढ़कर जिस तरह सोशल मीडिया और मीडिया में इसकी बातें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाई गई थी, इसी पटना में उनका रोड शो हम लोगों ने देखा है। अभी भागलपुर में जब वो आए थे, उनका जो हुआ था। लेकिन इस बार जैसे सन्नी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि वो रोड शो में लगभग वो 5 से 6, 5 साढ़े 5 किलोमीटर का ये पटना एयरपोर्ट से फिर वो भाजपा कार्यालय तक का वो पूरा सफर है। एक बार भी अपने काले शीशे वाली गाड़ी से बाहर नहीं निकला। दिलचस्प है कि वो एयरपोर्ट से बेली रोड के बीच, लगभग वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं, बेली रोड में मिलती है। ये जो लगभग 600-700 मीटर का जहाँ से शुरुआत होती है, वहां पर तो लग रहा था कि लोग ही नहीं। और मुझे लगता है कि वो इतना ठंडा रिस्पॉन्स हुआ होगा, लगभग वहां जो मोदी जी बैठे होंगे, उसके बाद शायद उनकी हिम्मत नहीं होगी कि बाहर निकले। अगर आप वहां से चलेंगे शेखपुरा मोड़ पर, वहां कुछ लोग थे जरूर, भाजपा के कार्यकर्ता थे, थोड़ा बहुत ही था। लगभग इस पूरे रास्ते में 30 से 32 जगह, जैसा कि सनी ने बताया, कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने छोटे छोटे मंच बनाए। तो उन जगहों पर थोड़ी बहुत लोग उपस्थित थे, और काफिले के साथ लगभग 500-700 हजार लोगों का जो की जो मौजूदगी रहा करती है। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात हुई कि अभी बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है, तो उस एयरपोर्ट के नामकरण को लेके किसान सभा के 2 कार्यकर्ताओं ने 2 बैनर रखा था कि उसको स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नाम पर। तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई, चूंकि भीड़ ही नहीं थी, तो बहुत आसानी से खड़े होकर हम लोगों ने मतलब उसमें ये कर लिया। तो एक सही बात सन्नी कह रहे हैं कि बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स था। ऐसी उम्मीद हम लोगों को भी नहीं थी कि ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया उनको झेलनी पड़े। तो ये बताता है कि वो जो चुनावी था, जो ब्रह्मोस मिसाइल की बात की, उसकी उसका शोकेसिंग किया गया था, अपना एक भाजपा का अपना सैन्य राष्ट्रवाद का जो तरीका। लेकिन लगता है कि उनको थोड़ी निराशा हाथ लगी, और ये जो लोग पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर, जितना उत्साह पहले रहता था, फेसबुक को सोशल मीडिया पोस्ट से भी एक साफ दिख रहा है, इसमें एक ठंडापन है। अगर आप सरदार पटेल भवन से बेली रोड और इधर आए, तो आपको साफ लग जाता है कि उपस्थिति काफी कम है। अनिश जी, ये जेडीयू भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत प्रमुख घटक है, और जिसकी विधायकों की संख्या बीजेपी से कम होने के बावजूद उसी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में जेडीयू की क्या भूमिका नजर आई आपको? ऐसे जदयू अमूमन देखिए, जब भी इसमें कोशिश रहती थी कि नीतीश और मोदी साथ साथ दिखे। जैसे आपको याद है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान पटना का जो रोड शो हुआ था, तो नीतीश जी की जो है, थोड़ा सा उनका कद कम करने के लिए ऐसी जगह प्रदान की गई थी, मोदी से उनका कद कम दिखे। तो इसको लेके काफी जदयू कार्यकर्ताओं में भी निराशा थी, और आम लोगों में कई तरह की बातें हुई थी। अमूमन देखिए, जदयू के बारे में ये है कि वो एक हल्का सा असहज स्थिति, जब भी जो प्रोएक्टिव होते हैं, जैसे माना जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार है, तो आपको नीतीश कुमार के नेतृत्व में करना है। तो जब भी भाजपा मोदी की जो अति सक्रियता नजर आती है, तो इसको बहुत सहजता से जदयू के भीतर नहीं लिया जाता। इसको बहुत चाहे स्वीकार्यता उसकी उतनी नहीं रहती। उसको लेके एक संदेह, एक अविश्वास, भले उसका एक तत्व रहा करता। और ऐसी कई इधर खबरें भी आ रही हैं नीतीश कुमार की, कई जैसे बैठकों से, मुख्यमंत्री की बैठकों से, जिस तरह का बाकी मुख्यमंत्रियों का रवैया था, इनका बहुत भिन्न आचरण था। इसको लेके भी कई तरह की बात थी। और भाजपा और जदयू में अमूमन आप देखेंगे उर्मिला जी, चुनाव के वक्त जब तक डील फाइनल ना हो जाए, इस तरह की खींचतान, एक अंदरूनी जिसको कोल्ड वार कहते हैं, की स्थिति रहा करती है। अनिश जी, एक सवाल और, इसके बाद फिर मैं सन्नी के यहाँ जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन ये एक बड़ा मुझे लगता है कि
महत्वपूर्ण एक पहलू उभर रहा है हाल के दिनों में बीजेपी की तरफ से कि वो महिलाओं को सिंदूर बांटने के अभियान में लगने वाली है और संभवतः एक तारीख भी तय कर ली गई है 8 या 9 जून हमारे हिंदी हार्टलैंड में। उत्तर प्रदेश के बारे में तो ये मैंने सुना है, बिहार के बारे में आप बता सकते हैं बेहतर। तो ये सिंदूर बांटने को लेकर महिलाओं में क्या प्रतिक्रिया नजर आ रही है आप लोगों को? क्या रिएक्शन है आपके सोशल मीडिया में, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में बिहार के, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए उर्मिलेश जी, सिंदूर और ये सब बहुत संवेदनशील एक पति पत्नी के रिश्तों में बहुत ही एक नाजुक एक डोर रहती है। अमूमन आप जानते हैं कि एक धार्मिकता, एक पवित्रता का भी एक जुड़ाव इससे बना रहता है और अमूमन पति अपनी पत्नी को बहुत ही निजी रिश्ता रहता है, निजी पर्सनल काइंड ऑफ। अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट को देखेंगे तो इसको न सिर्फ अच्छा नहीं माना जाता बल्कि इसकी कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे घर में अगर सिंदूर या सिंदूरदानी भेजी जाती है तो धार्मिक केंद्रों से भेजा जाता है, मान लीजिए मंदिर से हो गया या इस तरह के कोई मठ है या कोई जिससे प्रति अगर थोड़ा सा आस्था है, उन केंद्रों से घर में सिंदूर आया था। कई बार जनेऊ वगैरह भी कुछ ऐसी ही बात रहती है। इसको एकदम अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भाजपा आप जानते हैं कि इसकी एक विचित्र मतलब विडंबना है। वो जितनी भारत में सार्वजनिक चीजें हैं उसको निजी बना देती है और जितनी निजी चीजें हैं, सिंदूर है, इसको सार्वजनिक बना रहे हैं। आपने ऐसे ही प्रेम को लव जिहाद में तब्दील किया, धर्म एक निहायत ही निजी मसला है उसका सार्वजनिकरण किया और निजी मसले को सार्वजनिक करने की उसकी जो प्रवृत्ति है उसी का एजेंडा में ये सिंदूर वाला। लेकिन मुझे लगता है ये शायद इनको उल्टी खानी पड़ेगी। चुनावी फायदा लेने की बेचैनी छटपटाहट में एक जो भारतीय लोगों में एक जो आस्था और विश्वास है कुछ चीजों को लेकर, हो सकता है वो हम बहुत रैशनल दिमाग से वो सहमत या बहुत विवेकपूर्ण ना लगे, लेकिन उसके साथ ऐसा लग रहा है कि मुझे छेड़छाड़ करने की उस बेचैनी छटपटाहट में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। शायद अभी अर्ली होगा करना, शायद इसको उसका उल्टा प्रभाव देगा। आप सोशल मीडिया पोस्ट को अगर बैरोमीटर अगर माने तो आप देखिए इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, निंदा की जा रही है, इसको अपमानजनक बताया जा रहा है। इस तरह के पोस्ट आपको धड़ल्ले से आपको ममता बनर्जी का देखा होगा, आप शिवानंद तिवारी या ऐसे एक तो ओपिनियन मेकर्स आम लोगों के भी कई कई तरह के उदाहरण देके शास्त्रों के ये के सिंदूर को लेके, इसमें भाजपा की इस कदम को अच्छा नहीं माना जा रहा। सनी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि चूंकि बड़ा ये संवेदनशील मामला है जैसा अनीश जी कह रहे हैं सिंदूर का। हालांकि आज के समाज में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो आधुनिक हैं और जिनकी सामाजिक चेतना में विस्तार हुआ है गुणात्मक रूप से, तो वो सिंदूर वगैरह के दायरे में नहीं अपने को बांधती हैं। लेकिन जो देहात में या जिनमें अभी भी जो धार्मिक एक रीति रिवाज है, उनका डोमिनेंस है जिस समाज में, वहां सिंदूर को अभी भी काफी महत्ता मिलती है। बिहार में मैंने देखा है काफी महत्ता, वहां तो कई त्योहारों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं की तरफ से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सिंदूर को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल की इजाजत बिहार की महिलाएं, बिहार का समाज बीजेपी को देगा या वाकई ये उल्टा पड़ जाएगा जैसा कि अनीश जी कह रहे हैं? आज इसी विषय पर हमने आरजेडी की जो एमएलसी है उर्मिला ठाकुर, उनका इंटरव्यू किया था और हमने उनसे सवाल पूछा कि सिंदूर देने की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि सिंदूर तो हमारा निजी मामला है, सिंदूर हमारा पति देगा और सिंदूर मोदी जी कौन होते हैं देने वाले। तो इससे आप उसका उनका भाव समझ लीजिए कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और ये एक निजी मामला है। यहाँ तो फेस्टिवल वगैरह होता है तो देखिएगा कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर करती हैं या कहीं से सिंदूर आता है तो उसको बहुत ही संभाल करके पूजा के घर में रखा जाता है। तो ऐसी बातें का रिएक्शन होगा। और आपसे अगर ये पूछा जाए किसी महिला से कि मोदी जी जो है आपको सिंदूर दानी पहुंचाने वाले हैं, तो उनका रिएक्शन भी बहुत अजीब आएगा। तो ये अपने आप में एक कहा जाए तो ब्लंडर है
ये किसी महिला का एक निजी मामला है। और जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई, वो गुस्सा गई कि वो कौन होते हैं हमको सिंदूर देने वाले, हमारे पति हैं हमको सिंदूर देने के लिए। तो हमको लगता है कि बहुत हड़बड़ी में ये सारे काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं या भाजपा कर रही है। जैसा कि उनका हर एक चीज में रहता है कि कृषि कानून लाएंगे तो हर एक जगह कृषि कानून का जो है वो फायदा बताने मंच लगाएंगे। तो वही हाल ये पूरी तरह से प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज पटना की जनता ने दिखाया है कि जो आपका ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि बड़ोदरा का जिक्र लोग आज कर रहे थे कि कर्नल सोफिया के परिवार को कहा गया कि आप सड़कों पे रहिए, फूल फेंकिए, तो लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे, पटना की जनता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए वहां पर ऐसा हो रहा था। तो ये मामला राजनीति का है ही नहीं, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और एक सवाल आपने जो सर से पूछा जेडीयू का, तो मैं ये बता दूं कि जो गेट लगे हुए थे जेडीयू कार्यालय तक ही आप गाड़ी से जा सकते थे, उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना था। तो जेडीयू कार्यालय के बाहर छुटपुट कार्यकर्ता थे, हमने कहा कि क्या हुआ आप लोग जा नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जा रहे हैं लेकिन मतलब समझिए कि जा ही रहे हैं। तो उन्होंने एक व्यंग करते हुए कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज देखिए, प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज प्रधानमंत्री जी का आज कार्यक्रम था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आज विद्युपुर पहुंच गए रोड की समीक्षा करने, निरीक्षण करने। तो ये भी थोड़ा अजीब हुआ, ये भी थोड़ा दिलचस्प बात थी। अनिश जी, ये भारतीय जनता पार्टी अपने को भारतीय संस्कृति और सभ्यता और धर्म की सबसे बड़ी यूं कहा जाए कि पैरोकार मानती है कि उससे ज्यादा कोई विशेषज्ञ नहीं है। सारी पार्टियां और जो है आधुनिक हैं, मॉडर्न है, वो भारत को संस्कृति और सभ्यता और धार्मिकता से दूर ले जा रही हैं। तो ये चीज क्या भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट को नहीं मालूम कि महिलाएं, जिन महिलाओं का जिस धर्म की बात वो कर रहे हैं, उस धर्म की महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, सिंदूरदानी को आज भी पूजती हैं, महत्व देती हैं, वो इससे भिदक सकती हैं, नाराज हो सकती हैं कि आप सिंदूर देने वाले कौन होते हैं। अनाज दे रहे हैं ठीक है, साड़ी दे दें ठीक है, लेकिन सिंदूर को एक प्रतीक के तौर पे आप कैसे दे सकते हैं दूसरी महिला को? क्या ये वो अनजान इस बात से हैं? क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या वो उनको विश्वास है कि इसको भी भुना लेंगे? देखिए उर्मिलेश जी, बिहार एक ऐसी जगह है कि जब भी परंपरा और इतिहास और संस्कृति के मामले में मोदी जी हमेशा गच्चा खाते हैं। इनकी पहली रैली जब हुई चुनाव से पहले 2013 में पटना में, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो इतिहास के छठे क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीजें वो ब्लंडर्स इन्होंने किए। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा में था, भगत सिंह को फांसी लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी, अंडमान निकोबार में हुई। ऐसे ही मतलब इतनी जो पांचवें छठे क्लास में पढ़ाई जाती है, तो उससे इनकी हमेशा किरकिरी होती है। जहां तक आपने बताया कि वो पैरोकार मानती है, मूलतः अपने आप को ठेकेदार समझती है, और ठेकेदार की हमारी वो मोनोपोली है। और अगर हम कहें, अगर मेरी निजी राय, तो इतिहास और परंपरा को सबसे कम समझने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इनकी जड़ें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बजाय विदेशी जड़ें। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि भारत इनकी पितृभूमि या पुण्य भूमि है, दो कॉन्सेप्ट है। हम लोग मातृभूमि मानते हैं, ये लोग पितृभूमि मानते हैं। फादरलैंड एंड होली लैंड का जो कॉन्सेप्ट है हिटलर का, तो इतनी भी समझ नहीं कि कम से कम पितृभूमि को मातृभूमि कहा सके। जहां तक ये सिंदूर वाली बात है, जैसा कि आपने कहा, मैंने आपको पहले भी कहा, इनको आदत है हर निजी मसले को, धर्म को भारतीय परंपरा में माना जाता है महाभारत से ही। इसको भीष्म पितामह ने कहा कि व्यक्ति को अकेला ही धर्म का आचरण करना चाहिए। जो धर्म की ध्वजा उठा के चलते हैं वो धर्म का व्यापार करते हैं। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में ये भीष्म पितामह ने कहा। ये धर्म की ध्वजा जो उठाते हैं वो व्यापार करते हैं। ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की, मतलब धर्म एक निजी मसला है। अब देखिए, अभी बिहटा में एयरपोर्ट का इन्होंने शिलान्यास किया। अब एक दिलचस्प बात हो रही है, आगे भाजपा और फंसेगी, यहाँ फंस सकती है। वहां एक मांग है कि बिहटा चूंकि भारत में संगठित किसान आंदोलन की क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की रही है, एक मांग है कि भाई उसको वहां पे कीजिए।
अब भाजपा इसमें ऐसी डायलेमा में है कि एक एक तरफ वो कुंवर सिंह को प्रमोट कर रही है, एक तरफ इसको कर रही है, और इसमें जो चालाकी जो बरत रही है, यहाँ भी उनको वो स्वामी शाहजानंद सरस्वती कहा करते थे कि भारत जैसे हर आदमी की आंख, नाक, कान एक व्यक्तिगत बात है, वैसे धर्म भी एक निजी मसला है। तो भाजपा ये जो आप बाल रहे हैं कि इतिहास, परंपरा और भारत की और बिहार की परंपरा में रही है, इससे बिल्कुल उसको लेना देना है। इसीलिए जो आप मिसकैलकुलेशन है स्ट्रेटेजिक स्तर पर, जब भी धर्म और संस्कृति, अब आप कहते हैं कि सफल क्यों, तो चूंकि मीडिया उनके पास है, ताकत है, सूचना के स्रोतों पर उनका एकाधिकार है, तो अपना ही नैरेटिव को ले जाते हैं। लेकिन अगर धर्म, परंपरा, संस्कृति, भारत की 2-2,500 परंपरा की जो प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और जो कहें कि विवेकपूर्ण परंपरा है, भाजपा वही काम करती है। अंग्रेजों ने जो भारतीय परंपरा की जो व्याख्या की इतिहास की, ये दरअसल उसी से उधार लेके करते हैं। इसीलिए इनके स्ट्रैटेजिस्ट को मिसकैलकुलेशन, और इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि मिसकैलकुलेशन इसलिए होगा क्योंकि निजी चीजों को आप सार्वजनिक बता रहे हैं, मतलब आप आग से खेलने की कोशिश कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी। और सन्नी कुमार, आपका भी वो अभी चले गए। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज जरूर गौरतलब है दोस्तों, आ, कि ऑपरेशन जो सिंदूर है, बहुत सारे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि साहब ये हम चुनावी फायदे के लिए नहीं इसको वो कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन हुआ वो आतंकवाद से जो जो हमारे देश के बहुत सारे लोग पहलगाम में जो हताहत हुए, और उनके परिवार जो उनसे उनके हताहत होने से परेशान हुए, उनका शोक एक तरफ है। दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई के बाद पुंछ से लेकर और कश्मीर के दूसरे हलकों में जो पाकिस्तानी गोलाबारी हुई रिएक्शन में, उससे बहुत सारे लोग मारे गए, शहीद हुए। तो इन सबके दर्द को, इन सबके शोक को आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? युद्ध को कैसे कोई सेलिब्रेट कर सकता है? ये सोचने का विषय है। हालांकि ये ऑफिशियली युद्ध नहीं था, ये एक कन्फ्लिक्ट ही कहा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ऑपरेशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको फिर से सोचना चाहिए कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं और इसके कहने के पीछे क्या कारण है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।